Today we will be talking about confirmation bias. इसका क्या मतलब होता है confirmation bias? अभी हम इसका उर्दू में भी देखते हैं, ये confirmation bias को उर्दू में क्या कहते हैं। पहले जरा इंग्लिश वालों को बता दें। confirmation bias होता है एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप ये साबित करना चाहें कि मैं ठीक हूं, आई एम करेक्ट। अब उस करेक्ट करने के लिए आप कैसे करते हैं? ये नहीं कहते कि मेरी बात मान लो, बस मैं ही ठीक कह रहा हूं, बल्कि इसे मोर सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग ओनली आई एम करेक्ट। कैसे? जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन देखते हैं ना, आप इंटरनेट पे सर्च करें, कहीं से मिले, आपको जो इंफॉर्मेशन लग रही हो कि इट सपोर्ट्स योर व्यूज, आप कहते हैं देखा, मैं भी तो यही कह रहा था, देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन में भी ये देखो, ये रिसर्च हुई है, इसमें भी वही कह रहे हैं ये जो मैं कह रहा था। इसे कहते हैं selecting information that supports your views. That's a confirmation bias. या ignoring information that is contrary. मिसाल के तौर पे आप कोई बात कहते हैं कि ऐसे है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं ये देखो ये प्रूफ है मेरे पास, ये है बात, ऐसे तो नहीं है, तो देन यू इग्नोर इट। जैसे आई डोंट गोना केयर, आई एम गोना जस्ट स्टिक टू द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड, और 10 मिनट बाद आप फिर कहेंगे नहीं जी मेरी बात सही है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने मेरी बात को, जो मैंने एविडेंस दिया था, उसको इग्नोर कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो करती है, वो आपकी जो मुखालिफ बात है, बट यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर हैव ए टेंडेंसी फॉर ए कंफर्मेशन बायस। या फिर आप क्या करते हैं? आप इंटरप्रेट करते हैं एम्बिगुअस एविडेंस को अपने एटीट्यूड के लिए। मिसाल के तौर पे कोई अगर ऐसी रिसर्च जिसमें कुछ भी साबित ना हो रहा हो, कि ना तो ये साबित कर सकते हैं आपकी आपकी बात सही है, ना ये साबित कर सकते हैं कि मेरी बात है, तो आप कहते हैं देखो कोई मुझे गलत साबित कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ठीक हूँ। तो ये तीन मेन जो है तरीके होते हैं जिसके जरिए आप कहते हैं कि मैं ही ठीक हूं। तो क्या है तीन? कि सिलेक्ट करना सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को जो आपकी सपोर्ट में हो, और जो आपकी सपोर्ट में ना हो उसको इग्नोर कर देना, या कोई ऐसी चीज जो कि ना तो सपोर्ट कर रही हो ना कंट्रेरी हो, उसको भी आप अपने उसमें ले जाएं कि अच्छा देखा मेरे खिलाफ तो कोई बात है ही नहीं, इसलिए मेरी बात ही ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंफर्मेशन बायस। उर्दू वालों के लिए इसको कहते हैं तस्दीकी तअस्सुब। अगर आपको उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो फिर कुछ कर लें। तो तस्दीक कहते हैं किसी बात की तस्दीक करना, कंफर्म करना, कि किसी बात को सच साबित करना कि वाकई ये बात सच्ची है कि नहीं, किसी को सच साबित करना। तअस्सुब होता है कि इंसान अपने जहन में बिठा लेता है कि यस यही बात सच्ची है, यही बात ठीक है जो मैं कह रहा हूं। तो कैसे करते हैं आप अपने आप को सच साबित करने के लिए? सिर्फ ऐसी मालूमात का इंतखाब करते हैं जो आप समझते हैं कि ये मेरे हक में जाएगी, और जो भी मालूमात आपके नजरियात के खिलाफ हो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं ये इसको नहीं मैं मानता। या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें ना तो आपके हक में हो ना आपके खिलाफ हो, लेकिन आप कहें देखा इसमें तो कोई मेरे खिलाफ बात आई नहीं, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूं वो ठीक है। तो इनको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बेशुमार एग्जांपल है हमारी जिंदगी में। कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जो कहती हैं रेड वाइन थोड़ा सा पीने से इट्स गुड फॉर हेल्थ। लेकिन कुछ वाइन्स होती हैं, वो रिसर्च है, वो कहती हैं कि वाइन जो है वो चाहे जितनी थोड़ी क्वांटिटी में हो वो नुकसानदेह है। अब क्या होगा? जो ड्रिंक करते हैं वो तो सिर्फ लेंगे, वो कहते हैं कहेंगे देखा वो रिसर्च तुमने देखी है जिसमें लिखा हुआ था इसमें से हेल्थ के फायदे हैं, तो इसलिए पीनी चाहिए। लेकिन जो नहीं पीता या जो उसे गलत कहता है वो कहता है और तुमने ये रिसर्च नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि छोटी क्वांटिटी भी गलत होती है, वो उसको लेके बैठ जाएंगे। हालांकि रिसर्च ना तो दोनों है। आप दोनों बात करें और फिर उसके बाद कहें कि हाँ बीच में फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, तभी वो दो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अब आपको मजीद रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप कहें, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नुकसानात ही हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि इसमें फायदे ही हैं, दोनों बातें हैं। तो ये कंफर्मेशन बायस होगा कि अगर एक पार्टी पिक करके कह ले देखें जी देखें रिसर्च आ गई है ये गलत है, दूसरा कहे नहीं जी नहीं रिसर्च आ गई है ये ठीक है। इसी तरह की और भी बेशुमार एग्जांपल, मिसाल के तौर पे
ट्रम्प के जो सपोर्टर होते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प सारी बातें गलत करता है, वो उल्टी सीधी बातें बेशुमार करता है, उसका तरीका भी गलत है, लेकिन उसकी कुछ बातें सही होती हैं। उसके जो सपोर्टर है ना, बस वो चंद सही बातों को लेके ना बाकी सारी उसकी गलत बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो वो क्या है, कंफर्मेशन बायस, कि वो कहते हैं हाँ हमारा बंदा ठीक है, हमारा कैंडिडेट सही है, अगर वो कुछ गलत भी बात कर रहा है ना तो उसको इग्नोर कर देते हैं जैसे उन्होंने सुनी नहीं। दूसरी तरफ जो दूसरा कैंडिडेट होता है, फॉर एग्जांपल बाइडन, वो सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीजों को देख रहे होते हैं और उसकी नेगेटिव चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, पता होता है उन्हें लेकिन वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, बड़ी मशहूर है, वो है अमेरिका में ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में भी दोनों तरह की रिसर्च है। एक तरफ तो है वो कहते हैं कि ये गाड़ियों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से गर्मी बढ़ रही है, उसके कुछ वजह से, ओजोन लेयर की वजह से। दूसरी तरफ थोड़ी सी कुछ रिसर्च है, वो कहते हैं कि नहीं हमेशा से ऐसा होया, ये कोई आज की बात नहीं है, आज से मिलियंस ऑफ साल पहले भी फ्रॉम टाइम टू टाइम साइकिल होता है एक, जमीन का, अर्थ का, कि ये जमीन गर्म होने लगती है, फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, फिर वेदर चेंज होता रहता है और फिर दोबारा ठंडी हो जाती है। तो इस पार्ट ऑफ द साइकिल इट हैज, जो है गाड़ियां वगैरह, इनसे ठीक है थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा बहुत ओजोन, लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना शोर मचा रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि दोनों ने अपने अपने हिसाब से कंफर्मेशन बायस से पिक कर लिया, लेकिन ऐसी सूरत में आपको और डिटेल में जाना पड़ता है। इफ यू look at the research which says it's because of the, ये फैक्ट्रीज के केमिकल्स की वजह से, गाड़ियों के धुएं की वजह से ऐसा रहा, उस रिसर्च पे हजारों पेपर हैं, हजारों। और जबकि जो कहती है कि नहीं नहीं ये पहले भी होता आया है, नंबर एक, एक तो वो रिसर्च सिर्फ चंद है, मतलब फ्यू है, फ्यू आप कह लें कपल ऑफ डजन। एंड सेकेंड, वो रिसर्च इसको डिनाई नहीं कर रही कि गाड़ियों की वजह से गर्मी नहीं होती, या केमिकल्स के धुएं जो फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं उसकी वजह से गर्मी नहीं होती। वो तो एक अल्टरनेटिव थ्योरी पेश कर रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा होता आया है, विच डज नॉट डिनाई दी अदर थिंग, कि अब जो है गर्मी जो फैल रही है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फैक्ट्रीज और गाड़ियों की वजह से। तो ये सब कंफर्मेशन बायस है, आपको बड़ा इस बारे में रिसर्च करनी पड़ती है कि असल बात क्या है। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं वो they pay attention to both evidences. They don't say just, oh, I'm gonna just pick and choose whatever is in my favor, I'm gonna just go with that. और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही ये कंफर्मेशन बायस का बायस वो प्रे दे फॉल प्रे टू, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम बाय नेचर जो है ह्यूमंस, वो कंफर्मेशन बायसेस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और उसकी वजह है, मैं ये अभी बताता हूँ। इसमें तीन किस्म की हम बायस होते हैं, तसब हमारा होता है। एक हम करते हैं इंटरप्रिटेशन में, जैसे कि अभी ऊपर बात की, हम जो भी एविडेंस आता है जो हमारे फेवर में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो फेवर में ना उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, या फिर कुछ ना भी हो, तो तब भी हम कहते हैं अच्छा चूंकि हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है इसलिए मेरी बात सही है। अम, ये एक इंटरप्रिटेशन। दूसरा बायस अटेंशन या फोकस, यानी आपका ताज्जुब इस बात पे होना कि आप तवज्जो किस चीज पे देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप मुल्ला हैं तो बस जो मौलवी साहब कह रहे हैं वही बात सुन रहे हैं, बाकी की तरफ सुन ही नहीं रहे, कोई अगर कह भी ना रहा है ना तो आपने कान बंद कर लिया और कहने दो इसे जो भी कह रहा है। तो ये आपने अटेंशन ही पे नहीं कर रहे, दूसरी तरफ फोकस भी नहीं है। यानी अगर आप खुद भी तहकीक करने निकले हैं तो तब भी आपका फोकस जो है ना, जब आप ढूंढ रहे हैं तो जितने भी आर्टिकल आपके हक में आ रहे हैं उसी को फोकस कर रहे हैं, दूसरी की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे जो कि आपके मुखालिफ है। तीसरा है बायस्ड मेमोरी, कहीं गलती से आपने अपने ख्यालात के खिलाफ, अपोजिट टू योर योर बिलीव्स, अगर कोई बात सुन भी ली है ना तो आपकी मेमोरी बायस्ड है, आपकी मेमोरी उसको बड़ी जल्दी भुला देती है। आप कहते हैं मुझे इसको याद रखने का क्या फायदा है जब मैंने इसको मानना नहीं, तो वो आपकी मेमोरी से ही गुम हो जाता है। तो अगर आप हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे तो आप दोबारा वही आर्ग्यूमेंट ले आएंगे जो कि पिछली दफा बात हो गई थी, कि भाई इसके कॉन्ट्रेरी तो मैंने आपको पेश कर दिया था एविडेंस,
बट यू स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाई? बिकॉज दे हैव ए बायस्ड मेमोरी, वो भुला देते हैं, दे फॉरगेट। तो अगर आपको पता हो कि इंसान इस तरह का बायसेस होते हैं, तो दे कैन टेक केयर ऑफ इट, इसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप समझे कि हम ऐसा इंसान क्यों करते हैं, मतलब सारे इंसान करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, कुछ ज्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं। उसकी वजह है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज। मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सोसाइटीज की एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो ह्यूमन जो होते थे वो स्मॉल ट्राइब में रहते थे, 10 बंदे, 20 बंदे, 25 बंदे, दैट्स इट। 20-25 बंदे से ज्यादा का ट्राइब नहीं होता था। 20 to 25, उसमें आप इतने 20 बंदों में आप साइंसदान हर किस्म के पैदा नहीं कर सकते, हम हर किस्म के स्कॉलर पैदा नहीं कर सकते, हर किस्म की चीजों के बारे में जानने के बारे में आप नहीं पैदा कर सकते। तो क्या होता था, उन 20-25 में से अगर एक बंदे ने किसी एक चीज पे रिसर्च की, वो गौर कर रहा है, फिक्र कर रहा है, कंटेम्पलेशन कर रहा है और देख रहा है कि कैसे होता है, कैसे वो देखता है, अच्छा ये वाला जो है अर्ब्स वो फायदामंद है, ये वाले अर्ब्स फायदामंद नहीं है। अब बाकियों को पास टाइम नहीं है, वो अपना नॉलेज अपने ट्राइब वालों को कहता है कि ये वाली अर्ब यूज कर लो, ये बीमार है तो ये कर लो। तो अब वो लोग उस पर रिलाई करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अब हम पूरी जिंदगी स्पेंड करें फिगर आउट करने में कि कौन सी अर्ब ठीक है, कौन सी अर्ब ठीक है। दे स्टार्ट रिलाइंग ऑन द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन इट। वही जब मर जाता है, फिर वो नेक्स्ट वाले आते हैं, तो वो कहते हैं हमारे अब्बू ने ये बताया था, या फलाने हकीम साहब ने ये बताया था, या फलाने स्कॉलर ने ये बताया था, एंड दे कंटिन्यू ऑन दैट, जो कि एक छोटे ट्राइब में आपके लिए फायदामंद है। अब इस तरह बातें जो है ना वो चलती चली जाती हैं, और अब वो किसी और के पास वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हो सकता है नए आने वाले का उधर रुझान ही ना हो, या वो उसका रुझान अरब्स के बजाय एनिमल पे हो, कि कौन सा एनिमल किस तरह पकड़ा जा सकता है, किस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है, कैसे उसका शिकार करके कैसे उसको हंट डाउन किया जा सकता है उससे, ताकि सब पूरे ट्राइब का पेट भर सके। तो अब उसकी एक्सपर्टीज दूसरे बंदे की एक्सपर्टीज दूसरी चीज में है, वो आगे अपने बंदों को बताएगा, वो आगे अपने बच्चों को बताएगा, वो कहेंगे देखा फलाना जो शख्स था वो एक्सपर्ट था, वो ये कहता था। तो वो फिर लोग जो है ना खुद करने के बजाय कि जब ठीक है उससे फायदा हो रहा है, तो वो ऐसे ही बातें चलती चली जाती हैं। कुछ बीच में मॉडिफाई भी हो जाते हैं, चेंजेस होती हैं, इंसान का जमाना चेंज होता है, जगह तब्दील होती है, तो एप्लीकेबल नहीं रहती, लेकिन वो उसी पे बिलीव किए चले जाते हैं। तो ये वजह है कि क्योंकि पुराने जमाने में हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो जिंदगी की हर चीज के बारे में सोच सके, गौर व फिक्र कर सके, एविडेंस ला सके और फिर इसको वेरीफाई कर सके। तो relying on ancestors, scholars, leaders, forefathers, and fellow human beings, it was natural. So that's part of the nature of society, human in a society. ये बिल्कुल नेचुरल था। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि हम जो है वो बाज दफा सच को भी डिनाई कर देते हैं। अगर गलती से कोई झूठी बात आगे चल पड़ी एंसेस्टर से, तो हम उसको अब वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि सच्ची बातें भी हमारे पास आई। तो इसको हमें करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमें पता चल जाए कि इस तरीकों से हमारा कंफर्मेशन बायस होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हर वक्त हमें कॉन्शियसली सोच समझ के, जब भी कोई बात आए सोच समझ के हमेशा इन 3 बातों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और हमारे क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी तो आप कह सकेंगे ना, अच्छा मैं तो ऑलरेडी अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, अब जितना भी एविडेंस आ जाए ना खुदा के खिलाफ, मैं तो उसे रिजेक्ट ही कर दूंगा। तो वो फिर सही बात नहीं होगी, वो कंफर्मेशन बाइस हो जाएगा। आप कहें आई नो आई बिलीव इन गॉड, और अगर कोई कहता है ये देखो ये मेरे पास ये एविडेंस है, ये खुदा के खिलाफ है, तो मुझे उसे कहना चाहिए ओके ओके, मैं मुझे कंफर्मेशन बाइस का शिकार नहीं होना चाहिए, लेट मी स्टडी इट, और मुझे ऐसे ही स्टडी करूं जैसे हो सकता है वाकई ना खुदा एग्जिस्ट करता हूं, उसको पढूं, उसके बाद फैसला करूं कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है कि गलत है। यानी हर एविडेंस को, हर आर्ग्यूमेंट को उसको अपने मेरिट पे लेके उसी वक्त आप कर सकते हैं जबकि आपको पता हो कि आपका बिलीफ क्या। अगर आपको पता ही ना हो आपका क्या बिलीफ है, तो अननोइंगली जो है ना आप वही करेंगे, आप इग्नोर कर देंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं इसको छोड़ो, ये तो है ही नहीं मुसलमान, इसकी बात सुनने का तो फायदा ही कोई नहीं। तो ये जो होगा, ये आप कंफर्मेशन
बायस का शिकार शिकार हो जाएंगे, आप ताज्जुब का शिकार हो जाएंगे, तस्दीक की यानी अपने आप को सच साबित करने का जो ताज्जुब है वो हो जाए, उसमें शिकार हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, ताकि जब भी कोई एविडेंस आए तो उसे कहें अच्छा मैं अपने बिलीफ को जरा एक तरफ रखूं और इसकी बात गौर से सुन लूं, अगर तो सही लगेगी तो फिर मैं देखूंगा कि ये मेरे बिलीफ के साथ किस हद तक टकरा रहा है, कौन सी बात सही लग रही है, कितनी ठीक है, उस हिसाब से उसको मैं देख लूंगा। दूसरा यह है कि कंसिडर ऑल एविडेंस अवेलेबल। आपके ज़माने में अगर कोई चीज़ आपके बिलीफ से मुखालिफ है, कंट्रेरी है, तो आप देखें कि उनके क्या दलाइल हैं, जहां भी हैं, वो कोई भी दे रहा हो, वो देखें, सब एविडेंस को देखें। ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैं वो देखूं जो मेरे मौलवी बता रहे हो और जो दूसरे बता रहे हो उसको मैं कहूँ नहीं नहीं ये तो नहीं मैंने देखनी, ये तो मैंने पढ़नी नहीं है। तो ऐसी वो भी पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता हो, पूरी पिक्चर पता चले, होल पिक्चर का आपको आइडिया हो। जिसे कहते हैं मुकम्मल तस्वीर एक होनी चाहिए, एक साइड की तस्वीर नहीं। इनके बाद जब आपको पता चलेगा कि किस हद तक वो आपके एग्जिस्टिंग व्यूज और बिलीफ से टकरा रही है, फिर आप विलिंग हो इस बात पे कि अगर तो कोई नया बात ऐसी आती है जो कि आपके व्यूज के खिलाफ हो तो उसको कंसिडर करें, और जो बात आपको सही लग रही हो उसको आप एक्सेप्ट कर लें और अपने माइंड को चेंज कर लें। इसी तरह आप अपने आप को कंफर्मेशन बायस से बचा सकते हैं। अगर आप ये खसूसियत इख्तियार नहीं करेंगे तो देन अननोइंगली यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो ये है एक ये। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाज द कुरान नॉट प्रिजर्व बाय द सेम पीपल हु प्रिजर्व हदीस। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई बात है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके हक में क्या दलील है और इसके मुखालिफ क्या लॉजिक है या एविडेंस है। दोनों को एवेल्युएट करें और देखें कि क्या बात सही लग रही है, किसका एविडेंस स्ट्रांग है, किसका जो है वीकर है, और फिर उसके बाद फैसला करें। ऐसे ही ना कर लें कि हाँ मैं बिकॉज आई बिलीव इन इट दैट्स व्हाई आई एम गोना इग्नोर एवरीथिंग एल्स। उप्स सॉरी। तो उसमें हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, आप देखें अभी इसी बात को लेते हैं, इसी बात को अगर लेके आगे चलें कि कैसे आपको पता चलेगा कि कुरान अगर उन्हीं लोगों के जरिए आया बाय द सेम पीपल हु प्रिजर्व दिस, इसमें किस हद तक सच्चाई है। तो पहली बात, तो जो लोग हदीस जो बयान करते हैं वो सब करते हैं एक चेन ऑफ नरेटर्स के जरिए। Like this person narrated this, who heard it from this, who heard it from this, who heard it from this, and you already know about this thing, which is fine. कि heard from this, from that, चीज जो है वो चेंज हो सकता है सही भी हो सकता ना भी हो। मोस्ट प्रोबेबली जब वो इतने बंदों से गुजर के आती है तो कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाती है। बट लेट्स अस्यूम जो लोग कहते हैं कि ये उन्हीं लोगों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा है जिनके जरिए ये हदीस पहुंची है। तो मुझे ये बताएं जी, पहली ही ये सूरत में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम एंड तक। इसका मुझे एक भी नरेटर बता दें। इफ अगर आप कहते हैं कि ये दोनों सेम पीपल के थ्रू आई है, तो इसमें बताएं जी बिस्मिल्लाह का नरेटर कौन है, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, उसने किससे सुनी, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। कहीं से निकाल के किसी एक आयत का दिखा दे मुझे चेन ऑफ नरेशंस। तो ये बात ही गलत है जो लोग कहते हैं कि इनका ये सेम पीपल के जरिए। हदीस का तो हम कह सकते हैं कि अच्छा इसके जरिए इसके जरिए इसके जरिए पहुंची। कुरान का बताएं तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये सेम लोग, कुरान का कोई चेन ऑफ नरेटर्स नहीं है रिटर्न। तो दूसरी बात, अगर कोई आपसे कहे कि बुतों को पूजा करना, उसके सामने झुकना, आइडल्स यानी आइडल्स को बुत कहते हैं, कोई स्टैचू हो, कोई पिक्चर हो, कोई उसके सामने आप झुक जाएं, सजदा कर लें, उसके वर्शिप करें, तो क्या आप ऐसे बंदे की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपके मुताबिक तो कुरान कहता ही ये है कि किसी के सामने नहीं झुकना सिवाय अल्लाह के सामने।
तो जो शख्स ऐसा बिलीव करता है तो आप पहले ही कह देंगे कि भाई ये तो बात कोई तुक्की नहीं बनती। कुरान ना भी हो तो एक ऐसा पत्थर जिसको आपने खुद अपने हाथ से बनाया, या ऐसी पिक्चर जिसको इंसान ने खुद बनाया हुआ, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो खुद बनाया हुआ है। तो उसने क्या करना है आपका? तो उसको, ऐसे बंदे को क्या कुरान की समझ आनी है जो उसको इतनी सादी सी बात नहीं समझ आ रही कि अपने हाथों से बनाए हुए बुत की खुदे उसके सामने झुक रहा है। तो अब इस बात को जहन में रखें और ये देखें, एक हदीस देखें। ये हदीस है इब्न दाऊद में, इसका ग्रेड डिक्लेयर किया हुआ सही। ये सही हदीस है, सहाय सित्ता में है कि ये गलत नहीं है। ये वेरीफाई कर लिया सबने, ये बिल्कुल सही है। ये हदीस क्या कहती है? ये कहती है कि ये, मैं दो लफ्ज की तरफ, उतीतु मुझे दिया गया है या दी गई है, क्या दिया गया? अल किताब, एक तो मुझे किताब दी गई है, तो ये रसूलुल्लाह के मुतालिक कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह, द प्रॉफिट सैड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सैड, मुझे दी गई है किताब, व मिसलहु माक, एंड समथिंग सिमिलर टू इट, माहू विद इट, I have been given the book and something like it along with it. So it means this hadith is saying, which is Sahih hadith, I have been given two things. One is the book, meaning the Quran, and the other is something similar, like hadith and other things. So remember this word, mislahu, something, iski misal जैसे, माहू उसके साथ, इस किताब के साथ, इसकी मिसाल जैसे, मिसल मिसाल से निकला है, मिसल से मिसाल, मिसाल से इसकी मिसाल जैसे, समथिंग लाइक इट। अब कुरान को देखें, हदीस कह रही है कुरान के साथ एक और है जो उसके साथ है। कुरान कह रहा है, अल्लाह प्रॉफिट को कह रहा है कि इन्हें बता दो, टेल देम, से, कुल, टेल देम, if mankind and jinn gathered in order to produce the like of this Quran, बिमिसली, ये आ गया ना मिसली, मिसली हाजल कुरान, similar to Quran, like this Quran. If anybody, all the mankind and jinn, I took a traditional translation, I didn't make this translation up. If all the mankind and jinn gather together and they can produce like this Quran, then they cannot do it the like of it, even if they were to assist each other. हदीस कह रही है किताब की तरह, एक की मिसल भी है। कुरान कह रहा है कि कोई ला ही नहीं सकता। तो what does it mean? This is said by the Quran, tell them. And यही अगेन कहा गया, अल्लाह ने प्रॉफिट को कहा कि बता दो एक और जगह, उहिया इलैया हाजल कुरान, I have been given only this Quran, only Quran has been revealed to me, and this is the Quran with which I warn you and to whomever it reaches. तो ये दोनों कुरान कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है मैं तो इस कुरान के मिसाल के बराबर कोई लाया ही नहीं जा सकता। आपकी हदीस कह रही है कि है कुरान के मुताबिक एक और मिसाल भी, और ये सही हदीस है। सो वन ऑफ these two is correct because this is like opposite to each other. They it's a complementary thing, complement in a set, not in a set theory. Why? It's a contradictory thing. Sorry. या ये सही हो सकता है या वो सही हो सकता है। तो यहां से बात वाजे हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि सेम बंदे कह रहे हो कि इस कुरान के मिसल कुछ भी नहीं है, और वही बंदे कह रहे हो कि नहीं किताब के अलावा इसके मिसल भी है। तो इट मींस कुरान एंड आवर हदीस आर नॉट transmitted by the same people. They have been transmitted by totally different people. They had a different agenda. हदीस का जो एजेंडा था कि इसके बराबर भी है, कुरान के साथ मिसल भी है। कुरान कहता है नो नो नो, देयर इज नथिंग लाइक कुरान, देयर इज नो मिसल लाइक दैट। और आगे ये भी कहा गया कि बता दो इन्हें, इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, whatever you are associating with the Quran, I am free from it. I am not saying it. You are saying it. तो ये जिसने भी कहा ना कि कुरान के साथ मिसल है, उसको पहले से ही अल्लाह मियाँ ने रिफ्यूट कर दिया था। अल्लाह मियाँ को पता था कि इन्होंने बाद में क्या करना। उन्होंने कहा इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, whatever you are saying that it is there is something with along with the Quran, I am not saying it. My hands are up.
It's you are making up these things. Okay, number 3. Bukhari, it is said he collected 600,000 hadiths, out of which he selected only 7,500 in his book, which means he rejected 99% of it, which means there were, in his opinion, only 1% were correct, 99% were wrong hadiths. Imam Muslim also rejected 98%. It means according to him, whatever he collected, only 2% were correct and 98% were wrong hadiths. According to Abu Dawud, 99% were wrong hadiths. Only 1% were correct. Those people who claim Quran and Hadith is transmitted by the same people, can they tell me how many ayats were collected and how many were rejected out of those? 1% were correct and 99% were wrong, or 99% were correct and 1% were wrong. What is that percentage? Can they tell me? They cannot tell me. They say 100% of the Quranic ayah are 100% correct. It means they were not transmitted by the same people. Hadith and Quran cannot be equated. They were not, and neither were they collected by the same people. And even if you don't pay attention to any of these things, even without going into this argument, there is a bigger argument that goes beyond any other argument. How did Muhammad prove that the Quran in its entirety is from Allah? When he came, did he say, hey, look, Imam Bukhari is saying this Quran is from Allah, or Imam Muslim is saying this Quran is from Allah? Or did he say, oh, look, go and ask that scholar, Islamic scholar, he will tell you this Quran is from Allah? What was his proof? His proof was the Quran itself. He said, this is Quran is my proof, go and read. And if there is anything like that anywhere else you find, or if you can make it, then okay, it's your choice. But I know you won't be able to come up with such even a single surah like this. This can only be the handiwork of Allah and no human being. So that's the biggest argument. But the thing is, people who are who tend to fall to the confirmation bias, there is nothing you can do. Is they deliberately, if they were unknowingly selecting the supportive view and ignoring, that's possible. That they did not even realize they were unknowingly doing it. But if you tell them, oh, have you considered about this? Are you ignoring some information deliberately? Are you selective in your pick and choose, doing the pick and choose? And even after that, they continue to do that. It means then they are deliberately doing it, and they are not do not fall under the confirmation bias. Then they fall under the under what is called a willful rejection of what is correct and what is wrong. A willful rejection or denial in Arabic is called kufar. Kufr means hiding something which you know is wrong, or something that is true and you are not revealing it, or you are just hiding the truth. So my point is not to say anybody's one way or the other. I'm saying is you have to be aware, because these things could be in ourselves as well. We should always be looking for, oh, am I becoming a prey to the confirmation bias? कोई भी बात हो, कोई भी लेके आए कि अच्छा आप सिर्फ इसलिए नहीं मानते जी, ओ ये तो बाकी लोग क्या, बाकी मौलवी भी तो कर रहे हैं, ये काम बाकी क्या सब गलत है? तो बात ये नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप दोनों तरफ के एविडेंस देखें और उस एविडेंस की अपने एक स्केल पे रखें कि भाई ये वाकई इसमें कुछ वजन है कि नहीं, और अगर वजन है तो बी प्रिपेयर टू चेंज योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू चेंज योर सेल्फ, तो फिर तो वो वैसे ही होगा कि आप एक हिंदू को जो मर्जी बता दें कि यार ये तुमने बुत अपने हाथों से ही बनाया है, फिर भी तुम इसकी पूजा कर रहे हो। पीएचडी भी कर लेता है वो, एक्सपर्ट भी बन जाता है, फिलोसफर भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, लेकिन वो कहता है यार बाकी 1 बिलियन हिंदू भी तो ये कर रहे हैं, तो चलो करते रहो। So that's all for today.
आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।